हेलो बच्चों। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं घर पे था नहीं, बाहर निकल गया था कुछ काम से। अब मैं आया हूँ। अब आप लोगों का वीडियोस लगातार फिर से अपलोड होता रहेगा। आप लोग सभी वीडियो को देख करके एंजॉय कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। हम शुरुआत किए थे कैपेसिटर की। उस कैपेसिटर में हम एक पार्ट डाले थे। आज हम लोग उसके आगे दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे क्या कहता है ये दूसरा पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर जनरली क्या होती है कि चार्ज को स्टोरिंग करने की कैपेसिटी जिसके पास होती है वो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। हम बोले थे कि चार्ज की स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उस क्वांटिटी को कि कितना चार्ज को स्टोर कर पाएगा उसको हमने एक नया नाम रखा कैपेसिटेंस, और उसका सिंबल हम लोग सी लिए थे। क्या लिए थे? सी। इसी कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे जो जनरली हम लोगों से पूछता है, जैसे क्या है इसका एसआई यूनिट, क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला, कैसे बनता है इसका डायमेंशन फार्मूला। इन सब चीज़ों को अब हम लोग बारीकी से देखेंगे। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद ही आप लोग पार्ट 2 में आइएगा। पार्ट 1 देखने के लिए आप लोग अगर मान लीजिए पार्ट 2 देख रहे हैं अभी और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे कैपेसिटर नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। फिर पार्ट 1 को देख करके तब पार्ट 2 देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको लगेगा कि नहीं कैपेसिटर हमको समझ में आ रहा है। तो जब हम कैपेसिटर आपको समझा रहे थे उस समय हम आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के डिफिनेशन बता करके हम आपको छोड़ दिए थे। आज हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर आप इसको हम लोग नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। नोट्स नंबर 1, सबसे पहला जो नोट्स है वो ये कि इसका एसआई यूनिट क्या होता। इट्स एसआई यूनिट। देखिए इसका जो एसआई यूनिट है वो फैराड बोला गया। फैराडे के रिस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया फैराड, ठीक है। ये फैराड जो है ये किसके बराबर होगी, तो उसके लिए हम सब आदमी जानते हैं कि C होता है C/Q/V होता है। C/Q/V होती है। ये C का जो यूनिट होगा, अभी हमने बोला कि C का यूनिट हम लोग फैराड लेते हैं, तो आप इसको फैराड बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद Q फॉर चार्ज, और चार्ज का यूनिट हम लोग क्या लेंगे? कूलम। और फिर V फॉर वोल्ट, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता? वोल्ट। अब कोई आदमी आपसे अगर ये पूछे कि फैराड किसके इक्विवेलेंट है, तो फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। कभी कभी हम लोगों से फैराड का डिफिनेशन पूछता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, डिफिनेशन कहीं बाहर से नहीं आता। बोले डिफिनेशन हम लोगों को इसी में सेट करना पड़ता है और सेट करके हम लोग डिफिनेशन देते हैं। कई ऐसे क्वांटिटी है जिनका डिफिनेशन इसी प्रकार से दिया जाता है। अब देखिए आपको कहेगा कि एक फैराड का क्या मतलब है, तो एक फैराड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कहीं पे भी चार्ज आपका एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, इन दोनों पोजीशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 1 वोल्ट हो, कितना हो? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में अगर 1 कूलम चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाया जाए तो हम कहते हैं कि इनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो हमारा 1 फैराड होगा। याद रहेगा? चलिए, ये 1 फैराड का अपना डिफिनेशन हो गया। दूसरी बात जो इसमें आपको याद रखना है वो ये कि इनका सिंबल क्या होता है। जनरली जो कैपेसिटेंस होती है इसका सिंबल क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको, तो कैपेसिटेंस को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेट का जो लेंथ होता है, हाइट जो जिसको आप लोग कहते हैं, वो हमारा सेम होना चाहिए। जबकि कभी कहीं कहीं पे आप ऐसा देखे होंगे, ये जो सिंबल होती है ना, ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। ये बैटरी का सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है। बैटरी में एक बड़ा दिखाया जाता है और एक छोटा। क्यों? क्योंकि बैटरी में 2 डिफरेंट प्रकार के पोटेंशियल होते हैं। इसके ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल, इसीलिए लोअर पोटेंशियल को छोटा से और हायर पोटेंशियल को बड़ा से दिखाया जाता है। लेकिन कैपेसिटर में दोनों सेम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का सेम होता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं इसे। तीसरा जो फैक्ट है वो ये कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला,
अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला, किसी भी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला हम आसानी से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस का, C इजिकल टू क्यू बाई भी, और आप जानते हैं Q इजिकल टू IT होता है और V बराबर क्या होता है W बट्टे Q। सही है। अगर हम इस Q को अभी Q ही रहने दें तो ये Q हमारा पलट करके ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो Q स्क्वायर, ऊपर गया तो Q स्क्वायर, और Q का मतलब IT, मतलब IT का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML टू T-2, ये हमारा वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, करंट को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा AT, उसका स्क्वायर करेंगे मतलब A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए M है, L का पावर 2 है और T का पावर -2 है। इन सबको हम अगर ऊपर लेके जाएं बुआरे तो M हमारा पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो M का पावर -1 हो जाएगा। L नीचे है ऊपर नहीं है, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा। T का पावर 2 ऑलरेडी ऊपर में है और यहाँ से माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 पहले से और ये 2 जाएगा तो T का पावर 4 हो जाएगा, और करंट यानी कि एम्पियर उसका पावर 2 हो जाएगा। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आप देख रहे हो बारे, यही हमारा कैपेसिटर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चौथा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये कि जब कभी भी हम लोग कैपेसिटर्स बढ़ाते हैं, मतलब किसी भी मान लीजिए कोई भी ऐसा हम लोग कैपेसिटर लिए जिसका कैपेसिटेंस हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो चार्ज स्टोरिंग क्षमता है ना वो हमारा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक डिवाइस है जिसकी कैपेसिटेंस 5 फैराड है और एक दूसरा डिवाइस लिए हैं उसकी कैपेसिटी 15 फैराड है। अब है क्या कि कैपेसिटी बढ़ गया तो इसका मतलब है कि 5 फैराड के अंदर जितना चार्ज है 15 फैराड के अंदर उस चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा इसका मतलब उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये 3-4 फैक्ट है जिनको आप याद रखिएगा। समझ लीजिए, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हमारा फैराड होती है। एक फैराड का मतलब कूलम पर वोल्ट होती है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हम लोग देते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला M इनवर्स L-2 T⁴ और A⁴ होता है। और यहाँ पे चौथा फैक्ट कि अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाओगे इसका मतलब उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये जो 4-5 बातें हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिएगा और फिर आगे देखिएगा। चलिए, अब हम लोग और भी छोटी छोटी बातें करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको हम क्या कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल अगर मान लीजिए कोई भी हम शेप दे दें और उसके अंदर हम बोले कि चार्ज को स्टोर करो, तो चार्ज को स्टोर करने से क्या होती है बोले, कैपेसिटेंस बढ़ती है उसकी, मतलब कैपेसिटेंस उसकी बढ़ती जाती है। तो अगर किसी भी हॉलो स्फेयर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए Q4 को स्टोर किए, तो उसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी अगर ये हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। सही है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब कोई स्फेरिकल कंडक्टर अगर आपको दे दे और कहे कि उसका कैपेसिटेंस बताओ कि कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, स्फेरिकल कंडक्टर, तो हम लोग ले लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, हाई क्या ये, हाई ये आपका कंडक्टर, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि भैया इसके ऊपर कितना भी चार्ज दो वो चार्ज अंदर नहीं रहेगा, ये आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, आप सब आदमी जानते हैं क्यों होती है, वो हम पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, यहां से अगर मान लीजिए हम कोई भी चार्ज देंगे, मान लीजिए हम Q+ चार्ज दिए, ये चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा बोरे, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे पहुंच जाएगा, इनके आउटर सरफेस पे।
कहाँ पहुँच जाएगा, इनके आउटर सरफेस पे। मतलब हम इनको चार्ज दे रहे हैं और जितना चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं वो सारा का सारा चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे आकर के एग्जिस्ट करेगा। ऐसे में ये हमारा इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर से अगर हमको कोई कहे कि इस पॉइंट पे आकर के बताओ कि हमारा पोटेंशियल क्या है, या फिर यहाँ से सेंटर के बीच अगर डिस्टेंस हमारा r हो और हमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग सबसे पहले, चूंकि हमें c निकालना है, क्या निकालना है, c, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि c बराबर होता है q/v। हमने इसके ऊपर कितना चार्ज छोड़ा था, प्लस q चार्ज छोड़ा था, ये सारे के सारे चार्ज हमारा ऊपर आ गया। इसका मतलब c = +q डिवाइड बाय कितना होगा, v। अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं बोरे, अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो पोटेंशियल निकालने के बाद हम अगर उसको यहाँ पे पुट कर दें तो हमें जो मिलेगा वही हमारा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है कि c बराबर q/v, और हमें q और v अगर मिल जाए तो आसानी से c मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ आपको क्या चाहिए, आपको v चाहिए। और आपको याद है कि कभी भी जब कोई भी चार्ज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है तो वर्क डन में जो भी एनर्जी खपत होती है, या फिर वर्क डन करने में जो भी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, वही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। वो पोटेंशियल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस को कवर किया तो उसके लिए v = होता है 1/4πε0 और इंटू q/r। यही इसका फॉर्मूला होता है बोरे, किसका, पोटेंशियल का। अब ये अगर फॉर्मूला होता है तो इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए और लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 and 2 दोनों को अगर गौर से देखिए तो ये c है और ये v है। ऐसे में समीकरण इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 से v का मान ले जाकर के पुट कर देंगे तो कुछ काम होगा। क्या होगा, तो c = होगा बोरे q/v, v के बदले में 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड बाय r। ये q से इस q का सत्यानाश हो सकता है और ये जो नीचे है ये पलट करके ऊपर जाएगा, तो c = 4πε0 और इंटू r हो जाएगी। ये हमारा c का वैल्यू होगा। सही है, मतलब ये कि अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर अगर चार्ज कितना भी दे दो, ध्यान रखिएगा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर अगर मान लीजिए r डिस्टेंस पे हमको कैपेसिटर पता करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 4πε0 इंटू r। ठीक है, इस फॉर्मूला में कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसको ध्यान में रखना होगा आपको। इस फॉर्मूला में कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए इसको नोट्स बना करके हम देखेंगे। सबसे पहला, ये फॉर्मूला में जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस 4πε0 इंटू r है। इसमें गौर से देखिए तो Q नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। ठीक है, गौर से देखिए इसमें Q नाम की कोई चीज नहीं है। अगर Q नहीं है इसका मतलब है कि हमको अगर कैपेसिटेंस इसके अंदर कितना है ये जज अगर करना हो, अगर हमें पता करना हो कि इसके अंदर कैपेसिटेंस कितना हो, तो उसके लिए हमें चार्ज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की। और वो कौन सा डिस्टेंस, तो ये सर्किल का जो रेडियस है उस रेडियस की जरूरत पड़ेगी। ये रेडियस अगर बढ़ जाती है तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आर का मान अगर बढ़ाओगे तो ये मान हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आर का मान घटाओगे तो ये मान हमारा क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ये कि कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर या फिर स्फेरिकल कंडक्टर पे। ठीक ना, स्फेरिकल कंडक्टर का जो भी रेडियस है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा सी इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस का अमाउंट हमारा बढ़ेगा या घटेगा। अगर हम कहते हैं कि सी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज तब करेगा जब इस कैपेसिटर का ये जो कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, इनका रेडियस इंक्रीज करेगा। मतलब सी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ठीक ना, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। डायरेक्टली क्यों बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली तब बोला जाता है जब किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज हो जाए। वहीं पे अगर दूसरी बात होती है कि एक को इंक्रीज करो दूसरा घटेगा तो इन्वर्सली बोलते, लेकिन अभी आर रेडियस बढ़ने से सी बढ़ेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्टली है। दूसरा फैक्ट हमको इसमें क्या ध्यान रखना है, दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि ये हमारा चार्ज से फ्री है। चार्ज कितना भी इसके अंदर डाल दो, इससे सी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
मतलब कैपेसिटेंस जो है इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज से फ्री है। मतलब चार्ज अगर 50 कूलम का दो, 25 कूलम का दो, 70 कूलम का दो, 9000 कूलम का दो, कुछ भी इसके अंदर चार्ज हो, उससे इस कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कैपेसिटेंस तो सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करती है। सही है, मतलब कैपेसिटेंस इन अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, is free from charge on conductor। सही है। तीसरा फैक्ट जो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आर हमें मिलना चाहिए और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें मिलना चाहिए। ये वैल्यू अगर मिल जाएगा तो आसानी से सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे बोरे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये हमारा वैल्यू होता है। और उसमें भी हम लोग देखे थे कि इसका फॉर्मूला क्या बनता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारा यूनिट बनता था। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये हमारा इस चीज़ का ठीक उल्टा है। तो इनको पलट दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है बावरे किसका वैल्यू निकलेगा, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर यही चीज़ हमारा मीडियम में रहे, अगर किसी मीडियम में चले जाए तो जैसे मीडियम में जाएगा तो सी मीडियम इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन इंटू आर। ये एप्सिलॉन हमारा क्या है, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक्स है, परमिटिविटी है। अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक्स हमको पता रहे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें आसानी से मान मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा वो ये कि वो हमारा कैपेसिटेंस है, ये हमारा मीडियम में है और ये किसी एयर में है। अब जरा सोच के देखिए कि इन दोनों को अगर हम रेशियो कर दें, इट मीन्स C/cm निकाल ले तो हमें निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन और इंटू में आर। 4 पाई से 4 पाई आर से आर गया तो C/cm यानी कि कैपेसिटेंस इन एयर डिवाइड बाय कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होती है बोले, ये बराबर होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग कहते हैं। इतनी बात छोटी छोटी फैक्ट है जिनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के रिगार्डिंग था। एक बार फिर से देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का अगर हमें कैपेसिटेंस पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, उसमें हमने +Q चार्ज दिया। जैसे ही चार्ज दिया, चूंकि ये कंडक्टर है तो आउटर सरफेस पे चला गया। आउटर सरफेस पे जाने के लिए इसे वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे ही वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल बनेगी और वो पोटेंशियल किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ये V का फॉर्मूला होता है चूंकि R डिस्टेंस कवर किया। आप जानते हैं C बराबर Q/V होता है। ऐसे में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से हम C इक्वल टू Q/V, V के बदले में ये मान अगर पुट करें तो Q से Q कट जाएगा और ये पलटी मार करके C का वैल्यू ये देगा। इसमें कुछ छोटी छोटी बात थी। हमने देखा था कि ये C किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो C सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि रेडियस अगर स्फेरिकल कंडक्टर का बढ़ा तो C भी बढ़ेगी। दूसरी बात कि कैपेसिटेंस जो है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, ये हमारा फ्री होता है इस बात से कि इसके ऊपर चार्ज कितना हम दे रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात कि अगर हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता करना हो तो वो 1/9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होती है। अगर यही चीज़ हमारा किसी मीडियम में चला जाए तो Cm इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर होती है। सही है, यहाँ पे हम क्या किए कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम अगर हम निकालें तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिला। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे। चलिए इस फॉर्मूला पे मतलब इस चीज़ पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिएगा और तब जा करके आप लोग आगे फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। देखिए बच्चे, कुछ न्यूमेरिकल हम जो आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं वो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर पहला न्यूमेरिकल आपके बीच में लाएं और हम कहें कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ आप जानते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल माना गया है। अगर ये अर्थ है और कोई आदमी आपसे पूछे कि बोले कि ये अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो हमको बताओ इस अर्थ की क्या कैपेसिटेंस है, इस अर्थ का क्या कैपेसिटेंस है। तो क्या करोगे, अर्थ का कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे C = 4πε0 और इंटू आर, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर। अब आपको R चाहिए, R मिल गया। आपको 4πε0 चाहिए, उसका मान आपको पता है कितना होता है 4πε0 का मान, 9 × 10⁻⁹। आपको R चाहिए, R देखिए 6400 किलोमीटर है। अच्छा, ये मीटर में था, ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 5, 5 जीरो तो आप इससे हटा ही दो, तो 10 की पावर 4 बचेगा, यानी कि ये 1/9 नहीं, अब 64/9 करो और इनटू में 10⁴ करो, सही है। अब कुछ कटेगा, काटो, कटेगा ऐसे, 9 से लगाओ, 9 7 63, सही है। पॉइंट लगो दोगे, जैसे पॉइंट दोगे तो 1 पे 0 9 1 9, फिर 1 पे 0 9 1 9, ऐसे ही 1 1 कर दो, इंटू 10⁻⁴ कितना, -4 कर लो, सही है। 10⁻⁻4 कर लो, ये हम सही तो जा रहे हैं ना, 10⁹ सही है, आपका कैलकुलेशन तो सही जा रहा है, 64 7 से 11, हाँ सही है। अगर मान लीजिए इतना हम लोग कर लेते हैं 10⁻⁴, ये हमारा फैराड में निकलेगा बोरे, ठीक है। 2 ही स्थान तक अगर हम लोग डेसिमल करें तो ये हमारा 0 अगर फिर से उड़ाते हो तो 2 जीरो उसके ऊपर डाल दो, तो 7 से 11 × 10⁻⁻6 फैराड हो। जानते हैं ये 7 से 11 होगा, 10⁻6 को हम लोग हमेशा माइक्रो बोलते हैं, ऐसे में ये माइक्रो फैराड हो गया। ये 7 से 11 माइक्रो फैराड किसका कैपेसिटेंस हुआ, ये हुआ अर्थ का कैपेसिटेंस। मतलब पूरे अर्थ का जो कैपेसिटेंस अगर आपको कोई पूछे कि कितना होता है तो 7 से 11 माइक्रो फैराड आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको कहे कि भैया लो, एक हम तुमको स्फेरिकल कंडक्टर दिए, उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस तुमको हम दे रहे हैं r, इसका जो कैपेसिटेंस है C का जो वैल्यू है वो तुमको हम दे रहे हैं 50 पिको फैराड, 50 पिको फैराड यानी कि PF, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो आप देख रहे हो ना कंडक्टर, इसका जो पोटेंशियल है मतलब V का जो वैल्यू है वो 10⁻⁴ वोल्ट है, 10⁻⁴ वोल्ट है। तो हमें दो चीज़ निकाल करके दो, एक तो हमें ये R कितना होगा ये निकाल के दो, और दूसरा हमें इसके अंदर चार्ज कितना है वो भी निकाल के दो। मतलब इस बार हमसे दो चीज़ पूछा बोरे, एक तो चार्ज पूछा और दूसरा क्या पूछा, R पूछा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सब कुछ का फॉर्मूला है। क्योंकि आपको C पता है तो C वाला फॉर्मूला लगाओ, 4πε0 और इंटू में R। C के बदले में कितना बहुआ रे, 50। पिको का मतलब जानते हैं आप लोग, 10⁻⁻12 फैराड। याद रख लीजिएगा, जो सफिक आपका सब मल्टीपल और मल्टीपल जो 10 का पावर दी बताए हुए थे 11th क्लास में। 4πε0 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/10⁹। आपको R तो पता ही नहीं है, R तो आपको निकालना ही है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। कैसे, तो ये देखिए 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 = 45, 450 बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। 10⁻9 आया, 10⁻⁻12 है, ये फैराड है और ये क्या है बोरे, रेडियस। उसके बाद ये एक जीरो और ये 9 जीरो दोनों मिल करके हम कहें कि ये 10 जीरो है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे में ये हमारा 10 जीरो और 10⁻⁻12,
अच्छा ये फैराड में नहीं रहेगा, अब फैराड हमारा किस में बदल जाएगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि रेडियस हमको पता करना है, इधर से जो भी जाएगा ना वो फैराड को काट देगा। यहां से देखिए 9 और 1 10, 10 की पावर 12 में -12 में से 10 की पावर 10 को घटाओगे तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर। ये आपका रेडियस हो गया। अच्छा आप अगर बुक देखोगे -2 को यानी कि 100 से अगर भागा दोगे तो ये 0.45 मीटर भी हो सकता। मतलब जो स्फेरिकल कंडक्टर की हम बातें कर रहे हैं उनका रेडियस कितना, 0.45 मीटर। सही है। ये दूसरा क्वेश्चन है। कभी इसी में हमको आप पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्यू का मान बताओ कितना होगा। अच्छा क्यू का मान निकालने के लिए हमें मिला क्या, हमें मिला है भी। कोई बात नहीं, हम भी का फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। आर हमें मिला है बॉरी 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू 10⁹9। सही है। इंटू क्यू, क्यू का मान हमें नहीं पता है। आर का मान कितना, 45 × 10 की पावर -2। भी का मान भी हमें पता है, कितना पता है बॉरे, 10 की पावर 4। अब हम लोग थोड़ा सा तोड़ फोड़ करते हैं। 9 × 5 = 45, ये माइनस वाला जब ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्लस होगा तो देखिए आपको क्या होगा, 10⁴ इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर गया तो 1/5 इंटू 10⁻11 इंटू में क्यू। 5 इधर आएगा तो 5 × 10 की पावर 4 × 10 की पावर -11 इज इक्वल टू क्यू। अब जरा सोच के देखिए कि 5 × 10 की पावर 11 में से 4 गया तो कितना होगा, -7। इतना कूलम चार्ज जो है इसके ऊपर रहेगा। सही है। छोटी छोटी बातें हैं बॉरे, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारा दूसरा नंबर नोमेरिकल था। इसको पहले पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग तीसरा नंबर नोमेरिकल की तरफ चलते हैं। पॉज करके लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। 2 नोमेरिकल हम लोग देख लिए, छोटा छोटा नोमेरिकल है, बच्चा वाला नोमेरिकल है, आप लोग देखते जाएं और समझते जाएं। अगर हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा लें, छोटा छोटा ले रहे हैं, के पास ड्रॉप है, ये लीजिए छोटे छोटे ड्रॉप हमने ले लिया, और ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप 27 है, 27 ड्रॉप्स हैं। याद रहना चाहिए ये कितने ड्रॉप्स हैं, 27। अगर प्रत्येक की रेडियस r है, इनका रेडियस r, किसी का ना कम किसी का ना ज़्यादा, सबका रेडियस r है। ऐसे में जरा गौर से देखिए, प्रत्येक का रेडियस r और ऐसे कितने रेडियस, 27 रेडियस। अगर 27 रेडियस यानी कि 27 ड्रॉप्स है, इन सभी ड्रॉप्स को मिला करके अगर एक बड़ा सा ड्रॉप्स बनाया गया तो स्वाभाविक है सबको मिलाएंगे तो एक बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो रेडियस भी आपका बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये O और ये A। अच्छा एक दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि चार्ज हमेशा कंजर्व होती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। कंजर्व का क्या मतलब, कंजर्व का ये मतलब कि भैया कहीं से ला करके अगर कुछ दिए हो तो जितना ला करके लाओगे ना उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से चार्ज या ये चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज है, ऐसे 27 ड्रॉप्स हैं, इन सभी के पास जो भी चार्ज है वो सारे के सारे चार्ज मिल करके ये बना रहा। मतलब ये कि सबके पास जो भी चार्ज है उन सभी चार्ज को मिला करके इसके पास चार्ज होगा, मतलब चार्ज तो कंजर्व है। अगर हमको ये पता चल जाए कि पहले के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमें अगर ये पता चल जाए कि पहले के ऊपर कितना चार्ज है तो उसको 27 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। सही है। तो अब अगर हमको चार्ज पता करनी है तो कितना होगा, तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमें कुछ चीज़ दे दिया, वो ये कि ये छोटे से ड्रॉप का रेडियस आपका 3 mm है। mm देख करके डर गए होंगे, बिल्कुल नहीं डरना। मिलीमीटर का मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रेडियस हो गया। अब अगर बात करते हैं, रेडियस हमको मिल गया, एक चीज़ और दे दिया कि छोटे से ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है वो 10⁻⁻12 कूलम, 10⁻⁻12 कूलम। ये इनके ऊपर चार्ज, ये इनके ऊपर चार्ज और रेडियस इनका इतना, ये सारे के सारे मिल करके इस पे आए हैं। अब बताओ इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू हो तो उसका मतलब कितना, तो एक के ऊपर अगर इतना तो 27 के ऊपर कितना, 27 × 10⁻⁻12 कूलम, 27 × 10⁻⁻12 कूलम, ये टोटल के ऊपर चार्ज हो गया। अच्छा हमसे दो बातें पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बताओ इस पूरे कंडक्टर का कैपेसिटर कितना, कैपेसिटेंस कितना और इसका पोटेंशियल कितना। कैपेसिटेंस पूछा और
पोटेंशियल पूछा। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये चाहिए, और दूसरा में क्या चाहिए, रेडियस, क्योंकि C इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R। अगर आपको ये R का मान पता चल जाए कि कितना है तो आसानी से हम C का मान निकाल लेंगे। और V का मान निकालने के लिए V बराबर क्या लिख सकते हैं, C बराबर होता है फॉर्मूला Q बाई V। ऐसे में V बराबर Q बाई C हो जाएगा। यहाँ से C निकल जाए तो Q का मान हमको पता ही है, मतलब कि सारा का सारा काम यहाँ पे आके अटका हुआ है। अगर C निकालने में सक्षम हो गए तो हम आसानी से V भी निकाल लेंगे। और C तब निकलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि ये वाला कैपिटल R का वैल्यू कितना। इस कैपिटल R का वैल्यू निकालने के लिए कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि हमेशा आप जब 10th क्लास में पढ़े होंगे मेंसुरेशन, तो उसमें आपको पता होगा कि जब कभी भी दो चीज़ों को तोड़ करके एक बड़ा चीज़ बनाया जाता है, जब कभी दो या दो से अधिक चीज़ों को तोड़ करके, मान लो हमने कहा कि 2 किलो लोहा, 4 किलो लोहा, 6 किलो लोहा, तीनों को मिला करके एक बड़ा सा कुछ बना रहे, तो फिर टोटल कितना, तो भैया उसका भी वजन उतना ही होगा जो तीनों को मिला करके होगा। मतलब ये कि वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है किसी एक में, तो उन सब का वॉल्यूम मिला करके ये एक के वॉल्यूम के बराबर होती है। ऐसे में आपके पास 27 ड्रॉप्स है और ये सभी ड्रॉप्स मिल करके ये बना रहे हैं, मतलब इन सब का जो भी वॉल्यूम होगा वो इन 27 को मिला करके होगा। मतलब ये कि हम लोग लिखेंगे हियर, इनका जो वॉल्यूम होगा, चूंकि गोला है तो 4/3 पाई R क्यूब होगा, और एक छोटे से प्राणी, इनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई छोटा R क्यूब। अब ये छोटा R क्यूब अकेला नहीं है, ऐसे 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, इनसे ये गया बूट लादने, ऐसे में ये R क्यूब हुआ। 27 मतलब 3 का क्यूब और ये 8 तो 3R का होल क्यूब होगा। इनसे इसका सत्यानाश कर लेते हैं बॉरे, तो R इज इक्वल टू 3R। और इस R का मान हमको पता है 3 × 10⁻³ होता है। ऐसे में R इज इक्वल टू होगा 9 × 10⁻³ मीटर। सही है, ये अपना R का वैल्यू हो गया। इस R को अगर हम यहाँ पे पुटिंग पार्टिंग कर दें तो आसानी से हमें मिल जाएगा C का मान बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 × 10⁻⁹, और फिर R का मान अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा 9 × 10⁻³ 9 से 9 गया बूट लादने फैराड में, तो ये 10⁻⁹ जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और यहाँ पहले से -3 इंतजार कर रहा है तो दोनों जुट करके -12 फैराड हो जाएगी। यही तो हमारा C का वैल्यू है। सही है, ये हमारा C का वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V, तो V बराबर फॉर्मूला होगा Q/C। बोल बच्चा Q कितना निकला, इसका Q निकला है कैपिटल Q। देखो बच्चा, स्मॉल q तो इसके लिए लिखे हैं। अगर मान लीजिए टोटल चार्ज हमारा 27 है, गुन्ने में 10⁻12 है, कूलम है, नीचे में C का मान अभी अभी हम लोग पाए हैं 10⁻12, ये दोनों गया, इसका मतलब V बराबर कितना, कूलम पर फैराड यानी कि वोल्ट से हो गया, V बराबर 27 वोल्ट। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर।